जरा सोचिए, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ते हैं, एक जबरदस्त लड़ाई, और लड़ाई खत्म होते ही आप उन्हें अपनी ही सेना में भर्ती कर लेते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर यही, बिल्कुल यही, गोरखा सैनिकों की हैरान कर देने वाली कहानी की शुरुआत है। तो आज हम इसी कहानी को समझेंगे कि आखिर कैसे दुनिया के सबसे बहादुर कहे जाने वाले योद्धा कभी अपने ही दुश्मनों के सबसे पक्के साथी बन गए। कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, मतलब कायर की तरह जीने से अच्छा है मर जाना। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये गोरखाओं की पहचान है, उनका डीएनए है। यही वो जज्बा है जो उनकी रगों में खून बनकर दौड़ता है, और इसी ने उन्हें दुनिया के सबसे इज्जतदार योद्धाओं में से एक बनाया है। और जब यही योद्धा मैदान में उतरते हैं ना, तो उनका ये नारा, जय महाकाली आयो गोरखाली, दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर देता है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ये लड़ाके जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन थे, वो ब्रिटिश और भारतीय सेना का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन गए? इस कहानी की जड़ें एक बहुत ही भयंकर लड़ाई में हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से। माहौल कुछ ऐसा था कि एक तरफ हिमालय की पहाड़ियों से एक नया साम्राज्य यानी गोरखा किंगडम अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में एक विदेशी ताकत यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें मजबूत कर रही थीं। दो बढ़ती हुई ताकतें, टक्कर तो होनी ही थी। तो हुआ ये कि 18वीं सदी के आखिर तक नेपाल का गोरखा साम्राज्य पूरब और पश्चिम दोनों तरफ फैल रहा था, और ठीक उसी वक्त 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा रही थी। अब जब दो ताकतें एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो क्या होगा? 1814 आते आते बॉर्डर को लेकर झगड़े इतने बढ़ गए कि सीधी लड़ाई की नौबत आ गई। इस पूरे टकराव की जड़ में था तराई का इलाका। अब ये तराई क्या है? ये आप समझ लीजिए नेपाल के पहाड़ों और ब्रिटिश भारत के मैदानों के बीच एक बहुत ही उपजाऊ जमीन की पट्टी थी, बहुत कीमती। जिस किसी का भी इस पर कंट्रोल होता, उसे व्यापार, जमीन और फौजी बढ़त सब कुछ मिलता। जाहिर है दोनों में से कोई भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था, और बस यहीं से लड़ाई की चिंगारी भड़की। और ऐसा नहीं था कि नेपाल को अंदाजा नहीं था कि वो किससे भिड़ने जा रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता था। उनके एक बड़े सेनापति अमर सिंह थापा ने तो चेतावनी भी दी थी, हमने अब तक सिर्फ हिरण का शिकार किया है, अगर हम इस युद्ध में उतरे तो हमें बाघों से लड़ने को तैयार रहना होगा। मतलब साफ था, वो जानते थे कि ये लड़ाई कोई बच्चों का खेल नहीं होने वाली। और फिर 1814 में वो लड़ाई शुरू हो ही गई। अंग्रेजों को क्या लगा कि ये तो कुछ ही दिनों की बात है, एक आसान सी जीत होगी। लेकिन हिमालय के मुश्किल पहाड़ों और घने जंगलों में उनका सामना हुआ उन लड़ाकों से जो उस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते थे। गोरखाओं का जवाबी हमला इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सेना सच में हैरान रह गई। इसी लड़ाई के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने गोरखाओं का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। ये थी नाला पानी की लड़ाई। यहीं पर अंग्रेजों को पहली बार गोरखाओं के उस जज्बे का असली अंदाजा हुआ जो कभी हार नहीं मानता। नाला पानी का एक छोटा सा किला, और उसे बचाने वाले कप्तान बलभद्र कुंवर के साथ सिर्फ 600 लोग, और इन 600 में सिर्फ सैनिक नहीं थे, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और दूसरी तरफ कौन था? 5000 से ज्यादा ट्रेंड ब्रिटिश सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज। जरा सोचिए, 600 लोग 5000 के खिलाफ, ये लड़ाई नामुमकिन लग रही थी। लेकिन उन 600 लोगों ने 1 महीने से ज्यादा किले पर कब्जा बनाए रखा। ब्रिटिश कमांड हैरान परेशान कि ये हो क्या रहा है। आखिर में हुआ ये कि युद्ध तो अंग्रेज जीत गए, लेकिन सच पूछिए तो उन्होंने जमीन से कहीं ज्यादा कीमती चीज जीती थी, और वो थी अपने दुश्मन के लिए इज्जत। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि गोरखा सिपाही सिर्फ बहादुर नहीं हैं, वो डिसिप्लिन्ड हैं, वफादार हैं, और आखिरी सांस तक लड़ते हैं। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, जब एक इतना बड़ा साम्राज्य अपने दुश्मन की बहादुरी का इतना कायल हो जाए, तो फिर वो करता क्या है? जवाब इतिहास के सबसे अनोखे फैसलों में से एक है। अंग्रेजों ने सोचा, अगर आप इन्हें हरा नहीं सकते तो इन्हें अपने साथ मिला लो, और उन्होंने ठीक यही किया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। और इस फैसले को ऑफिशियल बनाया गया सुगौली की संधि के जरिए। ये वो पीस ट्रीटी थी जिसने ना सिर्फ लड़ाई को खत्म किया, बल्कि दुश्मनों को दोस्त बनाने का रास्ता भी हमेशा के लिए खोल दिया।
हाँ, इस संधि की वजह से नेपाल को अपनी जमीन का करीब 1/3 हिस्सा छोड़ना पड़ा। लेकिन इसमें एक ऐसी शर्त थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। शर्त ये थी कि अंग्रेजों को अपनी फौज के लिए गोरखा सैनिकों की भर्ती करने की इजाजत मिल गई। और अंग्रेज अफसरों ने इसमें जरा भी देर नहीं लगाई। डेविड ऑक्टलोनी जैसे अफसरों ने गोरखाओं की काबिलियत को पहचान लिया था। उन्होंने फौरन अपने पुराने दुश्मनों से ही एक बटालियन बनाने का प्रस्ताव रखा। और कमाल की बात यह है कि लड़ाई खत्म होने से पहले ही 24 अप्रैल 1815 को पहली गोरखा यूनिट नसीरी रेजिमेंट बना दी गई। सोचिए, जिन सैनिकों से वो कुछ हफ्ते पहले लड़ रहे थे, अब वो उनके झंडे के नीचे खड़े थे। और बस यहीं से उस मजबूत रिश्ते की शुरुआत हुई जो आज 200 साल बाद भी कायम है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। 100 साल से भी ज्यादा बीत गए और इतिहास ने एक और बड़ा मोड़ लिया। साल था 1947। भारत आजाद हो रहा था और इस आजादी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। गोरखा रेजिमेंटों का क्या होगा? अब वो किसकी तरफ से लड़ेंगे? इस सवाल का जवाब देने के लिए एक नया समझौता किया गया। ये था 1947 का त्रिपक्षीय समझौता, मतलब ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट। इसमें 3 पक्ष थे, यूनाइटेड किंगडम, आज़ाद भारत और नेपाल। तय ये हुआ कि उस वक्त की 10 गोरखा रेजिमेंटों में से 4 ब्रिटिश सेना के साथ जाएंगी और बाकी 6 भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगी। और नेपाल वो हमेशा की तरह गोरखा सैनिकों का घर बना रहेगा। ये वो सिस्टम है जो आज तक चल रहा है। हाँ, आज़ादी के बाद कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए, जैसे इंडियन आर्मी में गुरखा की स्पेलिंग को ऑफिशियली बदलकर गोरखा कर दिया गया। 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बना तो रेजिमेंट्स के नाम से रॉयल जैसे टाइटल हटा दिए गए। लेकिन जो असली चीज थी वो 1815 में बना इज्जत और भरोसे का बंधन, वो नहीं बदला। वो आज भी भारतीय और ब्रिटिश दोनों सेनाओं में उतना ही मजबूत है। देखिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों और संधियों की नहीं है, ये इंसानों की कहानी है। उन सैनिकों की, उनके परिवारों की, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा की है। और इसी सेवा की विरासत को संभालने का एक वादा भी है। जो संस्थाएं इन बहादुर सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल करती हैं, ये उसी वादे का सबूत हैं। तो गोरखाओं की ये कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? यह हमें दिखाती है कि कैसे सबसे बड़ी दुश्मनी भी आपसी इज्जत के दम पर एक मजबूत दोस्ती में बदल सकती है। ये सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने की भी कहानी है। आज की दुनिया में जहां दुश्मन बनाना बहुत आसान है, ये कहानी हमें शायद ये याद दिलाती है कि कभी-कभी आपके सबसे बड़े दुश्मन ही आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं।